हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया के करंट अफेयर है फरवरी 2025। ये कंसेप्ट करंट अफेयर कहते हैं इसको। एडुटेरिया का है करंट कंसेप्ट। ये फरवरी माह का है और भी माह का जो आएगा हम आपको पढ़ाएंगे और आप भी साथ में बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे। पहला जो करंट कंसेप्ट में जो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक दिया गया है, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। आप देख सकते हैं कौन सा प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए। जैसे केंद्रीय बजट है, ये है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं। जो 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनावरण किया, जिसमें कृषि, एमएसएमई उद्योग और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। कि 4 सेक्टर पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान दिया गया। ये है कृषि पे, एमएसएमई और उद्योग और सामाजिक सुरक्षा। भारत जैसे कि हम देख सकते कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, वो कौन से में करता है? पॉलिटी के, तो डीपीएसपी में करता है, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, इसको देखिए सामाजिक सुरक्षा दी गई है। एमएसएमई, कृषि और उद्योग, ये 4 सेक्टर पे मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। अब मुख्य बिंदु में देख लेते हैं। मुख्य बिंदु और सुधार। विकसित भारत के लिए विजन। विकसित भारत एट द रेट, कब तक का है विकसित भारत का? एट द रेट 2047, ठीक है, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। और विकसित भारत के लिए विजन कैसे है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए 6 मुख्य सिद्धांत का रूपरेखा दी गई है। पहला तो शून्य गरीबी एसडीजी गोल नंबर कितना है? 1 है, ठीक है। एसडीजी 1 है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर है सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं तक, ठीक है। अब शिक्षा किस में है, कौन सी एसडीजी में है, ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, ये भी मतलब हेल्थ के बारे में बताया गया है, ये भी एसडीजी में है। फिर सार्थक रोजगार के लिए 100% कुशल कार्यबल, ये भी एसडीजी में है। हाँ, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी। ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये है किसान भारत को दुनिया की खाद्य कटोरी बना रहे हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जो खाद्य का, मतलब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला क्या होगा, मजबूत होगा भारत में, तो इसीलिए है ये। और आगे हम देखते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये है बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर केंद्रित है, ठीक है। बजट क्या है? युवाओं पर केंद्रित है, महिलाओं, किसानों और गरीबों, 4 सेक्टर पे है। युवा पे बहुत ज़्यादा यूथ पे दिया गया है, फीमेल्स है, महिलाओं पे दिया गया है, फार्मर्स और गरीबी, हंगर, पोवर्टी, इन सब पर दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है परिवारों का उत्थान करना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। क्या करना है? परिवारों का उत्थान करना है और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है और मध्यम वर्ग का समर्थन देना है, ठीक है। मध्यम वर्ग को समर्थन देना है। आगे पढ़ते हैं। विकास के ग्रोथ का इंजन क्या है? पहले तो कृषि है, ठीक है। कृषि में कौन कौन सी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है प्रीलिम्स में। तो ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसमें 100 जिलों में क्या करेगा है? 100 जिलों में उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, ऋण पहुंच को बढ़ाती है। 100 जिलों को ध्यान में रखा गया। कृषि जो है पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो यही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समृद्धि लचीलापन कार्यक्रम। ग्रामीण समृद्धि लचीलापन कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण समृद्धि को मतलब ग्रामीण को क्या किया जाए? समृद्ध करा जाएगा और उसके लिए लचीलापन कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, आर्थिक विकास
मतलब गांव का जो है ना आर्थिक, उनको परचेजिंग पावर उनका अच्छा करने के लिए जो भी कार्यक्रम है वो किया जाएगा, ठीक है। इन सब पे ध्यान केंद्रित किया गया है। और फिर है दलहन, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, जिसमें कि है तुवड़ है, उड़द है, मसूर है। इन दालों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी राज्यों को, ठीक है, जो भी राज्य इसको लागू करेंगे उसको। फिर है प्रमुख कृषि पहल है, जैसे कि सब्जियों, फलों, कपास और उच्च कपास वाले बीजों के लिए कार्यक्रम है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड है 3 लाख, क्या है इसका जो सीमा किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, केसीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और 3 लाख पहले था, ठीक है। अब कितना कर दिया गया, 5 लाख ऋण कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस सेशन को, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आपके एग्जाम में गेम चेंजर होने जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जो हर मंथ का आप जो पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको काम आएगा। फिर है एमएसएमई, एमएसएमई में है, एमएसएमई में देखा जाए तो एमएसएमई वर्गीकरण, एमएसएमई वर्गीकरण देखा जाए तो ये है निवेश, निवेश टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई है, ठीक। एमएसएमई को क्या किया जाए, विस्तार दिया गया है। तो एमएसएमई किसी भी उद्योग को भी मतलब कि विस्तार देने के लिए आपको क्या करना है, निवेश को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ठीक है। निवेश को प्रोत्साहन, टर्नओवर सीमा को बढ़ाना होगा, ठीक है। फिर ऋण, ऋण वृद्धि, उनमें ऋण सुविधा जो होगा ना, ऋण को आसान मतलब तरीके से उपलब्ध कराया जाए। तो एमएसएमई के लिए गारंटी कवर बढ़ाया गया, ऋण वृद्धि की गई। अब महिलाओं, एससी एसटी उद्यमियों के लिए सहायता, मतलब महिलाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। और एससी एसटी उद्यमी जो पिछड़े वर्ग है उनको भी इसमें मतलब कि इनको लाभ देने के लिए इनको भी प्रोत्साहित किया गया और इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें 5 लाख नए उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक ऋण मिलेगा। 5 लाख नए उद्यमी को क्या मिलेगा, 2 करोड़ रुपए तक का होगा, मतलब उनको ऋण मिलेगा। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पहल है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है। मेक इन इंडिया मतलब घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, मतलब कि घर मतलब भारत में ही, भारत के ही सीमा में क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब हब खोले जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेक इन इंडिया पहल को क्या बढ़ावा मिलेगा। और है इसमें हमने क्या पढ़ा, कृषि, पहला पॉइंट क्या पढ़ा, कृषि में पढ़ा। कृषि में क्या पढ़ा हमने, पीएम धन धान्य योजना पढ़ा, फिर उसके बाद केसीसी पढ़ा, ठीक है। आप इसको एक पॉइंट में लिख लीजिए का क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या था, इसमें क्या था, 3 लाख से करके 5 लाख कर दिया गया था। और पढ़ते हैं आगे, निवेश, निवेश, निवेश पढ़ने से पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बहुत हौच पौच हो गया है। फिर है, हाँ वो क्या, इतना तो काम चले जाए। निवेश, निवेश में क्या है, निवेश किस में बात करी गई है, तो शिक्षा और कौशल में। जो आप जानते हैं कि लिटरेसी रेट इंडिया में कितना ही कम है और शिक्षित उससे भी ज़्यादा है, शिक्षित लोग बहुत कम है। तो स्कूलों में 50,000 टिकरिंग अटल टिकरिंग लैब खोले जाएंगे, ठीक है, जो ग्रामीण स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भारत नेट ब्रॉडबैंड होगा, ठीक है। और डिजिटल भारतीय भाषा में पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना ये चलाई गई है, तो डिजिटल रूप में मतलब जैसे पीडीएफ के रूप में उनको पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे, जो बच्चे आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे और पढ़ेंगे। और ग्रामीण स्कूलों में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भारत नेट ब्रॉडबैंड और अटल टिकरिंग लैब स्टार्ट किए जाएंगे। मतलब इन सब का उद्देश्य क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना और कौशल को क्या करना, इनहेंस करना। फिर अगला देखते हैं बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा में देखा जाए तो कि एक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था है,
पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है कि हम जो पूंजी व्यय करते हैं, ठीक है, तो उसको पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत लाभ, जो पूंजी व्यय करके हम जो लाभ कमाते हैं उसको पूंजीगत लाभ बोलते हैं। इस पूंजीगत व्यय यानी कि जो खर्च किया हमने, तो 1.5 लाख करोड़, ठीक है, इसमें बुनियादी ढांचा में। और ये 10 लाख करोड़ का पुनर्निवेश करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना है, ठीक है, परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना। कहते हैं ना मुद्रीकरण, तो ये क्या रेलवे का क्या किया गया, मुद्रीकरण किया गया। तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब बेचना, और उसको कुछ, उसको जैसे कोई भी चीज है वो खराब हो गई है, तो उसको उसको आप अगर प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगी, जितना भी दाम पे उनका वो डिसाइड करेंगे। फिर क्या होगा, ये जो खराब हो गई है तो प्राइवेट सेक्टर लेगी, उसका रिनोवेशन कराएगी, ठीक है, और उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी। फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कुछ साल के लिए होगा इनके पास, तो फिर गवर्नमेंट की भी रहेगी। तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बेचेगी तो। और उसका यूज़ हम करेंगे कहीं अच्छा जगह, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा लिया, ठीक है, या फिर कुछ और करवा लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसे मतलब एक पैसे कमाने का जरिया है, और प्राइवेट सेक्टर उसमें अच्छा से निवेश करती है, और मतलब पैसे कमाती है, उस टैक्स देती है, मतलब अच्छा है, कह भी सकते हैं, बुरा भी है, अच्छा भी है। अब इस पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी मैं। पूंजीगत व्यय के लिए कितना है, 1.5 लाख करोड़, ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपए का पुनर्निवेश करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना लाई गई है। जल जीवन मिशन को 2028 तक क्या किया, बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन याद रखिएगा, कब तक बढ़ाया गया, 2028 तक बढ़ाया गया। अब नवाचार की बात करें हैं तो नवाचार में देखें तो नवाचार तो अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास देखा जाए, तो अनुसंधान और विकास नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपए, शहरी योजना के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन रहे, शहरी योजना के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, और नवाचार और विकास R&D तथा नवाचार के लिए कितना, 20,000 करोड़। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। निर्यात के संदर्भ में देखा जाए तो निर्यात में है निर्यात संवर्धन मिशन। निर्यात संवर्धन मिशन है, यह MSME को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है। निर्यात संवर्धन MSME को क्या करेगा, वैश्विक बाजार तक, क्या मार्केट तक, क्या इसको क्या करेगा, पहुंच को सुनिश्चित करेगा, मतलब आसान पहुंच करेगा, इसका मतलब। फिर है भारत ट्रेड नेट, भारत दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधानों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योग के 4.0 के लिए समर्थन है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा भारत ट्रेड नेट और निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है। और अगला है सुधार राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो ये हम देख सकते हैं, नए आयकर स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें कि 12,000 रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा, जो मिडिल क्लास वाले हैं, अक्सर ही मिडिल क्लास वाले होते हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 75,000 की मानक कटौती मतलब की गई है, ठीक है। और फिर है अनुपालन में आसानी है कि अद्यतन पर रिटर्न दाखिल करने की अवधि क्या है, 4 वर्ष बढ़ा दी गई। वरिष्ठों की ब्याज छूट सीमा को दोगुना होकर क्या 1 लाख हो गई है। ये सारी चीजें आता है क्वेश्चन की, कितने वरिष्ठों को ब्याज छूट सीमा दोगुनी होकर कितना हो गई है, तो 1 लाख। अद्यतन रिटर्न्स दाखिल करने की अवधि क्या है, 4 वर्ष। और 12 लाख से जिसका कम आया है उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, यही सब। वित्तीय क्षेत्र में सुधार है, तो बीमा में FDI 74% से बढ़कर 100% किया गया। और विनियामक सुधार है, लाइसेंसिंग अनुपालन सरलीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्रता सूचकांक जारी किया गया है। और राजकोषीय घाटा लक्ष्य का क्या है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना 4.8 संशोधित अनुमान कितना था, संशोधित अनुमान था 2024-25 का, और वर्तमान जो है 2025-26 के लिए क्या है 4.4 है बजटीय अनुमान, मतलब राजकोषीय घाटा का घाटा है, ठीक है। इस बार कितना किया 4.4, पिछले बार कितना किया गया था 4.8। तो आपने कुल मिलाकर इसमें पढ़ लिया आपने कि हाँ भाई महिलाओं के लिए एमएसएमई में क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें देख लिया है। आय मतलब आय वाले के संदर्भ में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं, अब आगे है बजट से ही संबंधित है। बजट में घोषित की गई नई सरकारी योजना, नई सरकारी योजना है 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनावरण किया, जिसमें कृषि, एमएसएमई, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत करने के लिए विभिन्न सरकारी योजना की शुरुआत की। ये आपने पहले ही पढ़ लिया। और कृषि धन धान्य योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि धन धान्य की योजना का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को क्या करना, बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, अगर कृषि है, कृषि संबंधित है, तो कृषि को मतलब क्या करेगा, उत्पादकता को ही बढ़ाने की बात कहेगा। और टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि मतलब कि सतत कृषि किया जा सके। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक बार करा जाए और फिर खराब हो जाए, भूमि बंजर हो जाए या रेतीला बन जाए, तो ये है। फिर है 100 लक्ष्य क्या है, 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसान हैं, ठीक है। कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसान है, जो मतलब उनकी जो उत्पादकता है क्या है, कम है, ऐसे जिलों का। फिर ऐसे किसान है जिनका जो भूमि है क्या है, उत्पादकता उनकी कम है। प्रमुख विशेषता क्या है, फसल का विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब होता है कि एक से अधिक एक से अधिक फसलों को उगाना, ठीक है। और टिकाऊ कृषि पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। तो अगला है सिंचाई सुविधा और भंडारण। भंडारण बुनियादी ढांचे, सिंचाई पहली बात उपलब्ध हो, बढ़िया से आसान हो। और भंडारण मतलब स्टोरेज हो भारत के पास, ताकि अनाज खराब ना हो। और अनाज खराब हो क्या फायदा फिर अगला है किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक पहुंच है। किसानों के लिए क्या है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण पहुंच, ठीक है। और फिर अगला है मतलब उनको दीर्घकालिक ऋण भी दे दिया जाए और अल्पकालिक ऋण तक भी उनको पहुंच क्या करता है, ग्रामीण स्तर पर क्या कौन सा बैंक काम करता है, नाबार्ड काम करता है, ठीक है। और वो है डाक वाला भी काम करता है। अभी आगे है ग्रामीण समृद्धि लचीलापन कार्यक्रम। ग्रामीण समृद्धि लचीलापन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है ग्रामीण बेरोजगारी का समाधान करना। ग्रामीण बेरोजगारी का समाधान करना था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना, मजबूत करना। ग्रामीण समृद्धि मतलब ग्रामीण को क्या करना, गांव को क्या करना, समृद्ध करना है। इसके लिए लचीलापन कार्यक्रम होगा तभी तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण बेरोजगारी का समाधान। ग्रामीण जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि ये खेत है, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो दो आदमी आराम से खेती करके उपजा सकता है बढ़िया से, मतलब इसको दो आदमी की जरूरत है। लेकिन इसमें लगे हैं घर के 10 सदस्य, जिसके पास 10 है, 5 है, तो अगर इसमें अगर मान लेते हैं 2 में से 5 कितना, तो 3 हो गया। इसमें 3 हो गया क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब 3 लोग क्या है, फालतू का लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी का क्या करना, समाधान करना इसका उद्देश्य है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ऑफकोर्स अगर बेरोजगारी खत्म होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होंगे। तो इसमें क्या है, युवा किसान, ग्रामीण महिलाएं, सीमांत किसान और भूमिहीन परिवार सॉरी, युवा किसान, ठीक है, इनको इनको शामिल, महिला, ग्रामीण महिला, आजकल महिला ही ज़्यादा कार्यरत है ग्रामीण क्षेत्र में, खेतों में। सीमांत किसान जिसके पास मतलब एक शायद 1 हेक्टेयर से शायद कम भूमि होता है, शायद उसको भी बोलते सीमांत किसान। भूमिहीन जिनके पास भूमि ही नहीं है, मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें, इन लोगों को क्या करना, इनको समृद्ध करना इसका लक्ष्य है। फिर है अगला देख सकते हैं
इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता में देखें तो अम, कृषि प्रौद्योगिकी और कौशल निवेश में कौशल विकास में निवेश। मतलब कृषि जो है अलाभकारी क्यों साबित होती है? पहली बात, ये मानसून पे निर्भर है, ठीक है, मानसून पे निर्भर है। दूसरी बात ये हो जाती है कि मतलब ये परंपरागत रूप से कृषि करते हैं, कोई तकनीक जो है तकनीक का अभाव है। फिर है लोगों में ना कौशल की कमी है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं लोग, इन सब का कमी है। तो स्किल्ड नहीं है लोग, ठीक है। हर चीज़ में आजकल स्किल्ड चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी स्किल्ड नहीं है। तो इन सबको इसका विशेषता है कि ये क्या करेगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, कौशल विकास में क्या करेगा, निवेश करेगा। अब महिलाओं के लिए उद्यम विकास और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहन करना, मतलब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्यरत है। देखा जाए तो शायद कार्यबल का 33 पॉइंट समथिंग 5 है जो कार्यबल है, मतलब महिलाओं का, ठीक है। जबकि लगभग 50% क्या है, आबादी है महिलाओं की। तो 50% होगा तब ना, एक पंख से कितना दूर उड़ सकते हैं। तो दोनों पंख से उड़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी से विकास करेंगे हम लोग, विकसित होंगे राष्ट्र। तो यही है, इससे भी आता है, तो आप देखिएगा। फिर है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। ये है उसका उद्देश्य है सक्षम आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का उद्देश्य क्या है? खाना उपलब्ध करना, स्वस्थ मिड डे मील क्या है? ये स्कूल के बच्चों को, इसकी कौन सा आर्टिकल हो? पहली बात देखिए, खाना किसके लिए जरूरी है? जीवन जीने के लिए। तो जीवन किससे संबंधित है? आर्टिकल किससे? 21A से, ठीक है, या 21 जो भी है, देख लीजिएगा एक बार। 21 शिक्षा व संबंधी यही है। तो आंगनबाड़ी पोषण 2.0, तो कमजोर समूहों को उन्नत पोषण सहायता प्रदान करना, ठीक है, उन्नत पोषण सहायता। हंगर, जीरो हंगर जो SDG की गोल है, इसको भी ये कंप्लीट करता है, ठीक है। और है 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ माताएं सॉरी, और 20 लाख किशोरियों, इसका लक्ष्य है। मतलब इन सबको क्या करेगा, पोषण देगा। कितना, 8 लाख बच्चे हैं, 1 करोड़ माताएं हैं और 20 लाख किशोरियां हैं। एनीमिया रिपोर्ट आया था, उसमें भी महिलाओं की और इनफैक्ट पुरुषों में भी खून की कमी पाई गई है। मेरे घर में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको एनीमिया है, और मतलब कि पुरुषों को भी है, ऐसा है। आजकल लोग का खान पान, रहन सहन सब उनके स्वास्थ्य को इफेक्ट कर डाल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रमुख विशेषताएं। महत्वाकांक्षी जिलों में पोषण कार्यक्रम के वित्त पोषण में सुधार, इसका लक्ष्य मतलब विशेषता है। और है अगला है भारतीय भाषा पुस्तक मेला। अब भारतीय भाषा का मतलब क्या है? भारत की भाषा जो आठवीं अनुसूची में जितने भाषा है, कितने भाषा है, 22 भाषा है, ठीक है। उनमें उन सब भाषाओं में क्या करना है, पुस्तक को उपलब्ध कराना है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसका अर्थ क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। जैसे क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया, बहुत सारी चीज़ें बिहार की बता रही हूँ मैं। और मतलब बिहार में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, और देखा जाए तो और भी है, और भी राज्यों का होगा इनफैक्ट, तो लोगों का, और कुछ हिंदी होता है, हरियाणवी होता है। मतलब ऐसे इन सब भाषाओं में क्या करना है, शिक्षा को उपलब्ध कराना है। वैसे तो मूल रूप से कितने भाषा, 22 भाषा है, किसी अनुसूची में लिखा गया है, आप देखिएगा एक बार, ठीक है। फिर है प्रमुख विशेषताएं, बेहतर शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकों का विकास करना है, ठीक है। डिजिटल पुस्तकों का विकास होगा, इससे क्या फायदा हो सकता है? पहला ये हो जाएगा कि कागज जो है पेड़ से बनता है, तो पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा एक्सेस करना आसान हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि बच्चों को ज़्यादा मतलब मनी जो है, मतलब वो नहीं करना पड़ेगा,
और पोर्टेबल होगा, मतलब एक फ़ोन लिया उसमें एक पोर्टेबल होगा, बहुत ही ईजिली पोर्टेबल मतलब कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र से, जो असंगठित, गिग वर्कर्स कौन हो गए? जो स्विगी जोमेटो इन सब में क्या करते हैं, डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं, या फिर जो चाट वाला भैया हो गया या फिर कोई भी मतलब ठेला पे जो भी काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, उनको क्या कहते हैं? गिग वर्कर्स कहते हैं। या फिर गोलगप्पे वाला हो गया, जो भी है। तो ये उनको क्या कहते हैं, इनको इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना देना है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा देना है। इसके लिए उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इनको भी क्या करें, सामाजिक सुरक्षा मिल सके, जैसे कि और को मिलते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा मिलते हैं, और उनकी एक आईडी होती है, उनका एक पंजीकरण होता है, उन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, ऋण मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन इनको नहीं मिल पाती उतनी अच्छे से, सही से। तो वो सारी चीज़ें, उनको सुविधाएं, उनको भी सामाजिक सुरक्षा देना है, इसका उद्देश्य है। तो ये है, विशेषता है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल जो है, ये माध्यम से गिग श्रमिकों के लिए पंजीकरण और आईडी कार्ड देगा, ठीक है इनको। और पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य एक केंद्र प्रायोजित योजना है के तहत राष्ट्र स्वास्थ्य देखभाल कवरेज। पीएम जन आरोग्य योजना बहुत अच्छी योजना है। इनको भी क्या मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी और इनको पहचान मिलेगा। और इनफैक्ट गिग वर्कर्स से बहुत ज़्यादा मतलब पैसे जनरेट होते हैं, और आजकल तो बढ़ रहे हैं, लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं। फिर आगे देखते हैं स्वामी फंड। स्वामी फंड टू, स्वामी फंड टू उद्देश्य है रुकी हुई आवास परियोजना को पूरा करके मध्यम आय वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, ठीक है, रुकी हुई क्या, आवास परियोजना को पूरा करने के करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना। इसका क्या है, 1 लाख आवास इकाइयाँ। जैसे पीएम आवास योजना है, तो क्या करता है, वो भी तो आवास को उपलब्ध करवाता है, तो वही है, रुकी हुई आवास परियोजना जो है उसको क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है, उस मतलब मध्यम आय वाले परिवारों को क्या करना है, आवास प्रदान करना है। और इसका लक्ष्य है 1 लाख आवास इकाइयों को क्या करना है, इसका लक्ष्य है। और प्रमुख विशेष, संकटग्रस्त आवास परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए 15,000 करोड़ का कोष तैयार किया गया है। वर्तमान में ईएमआई और किराया चुका रहे घर खरीदारों पर ध्यान केंद्रित करें। फिर वर्तमान में चल रही सुधारों में, परियोजना में सुधार है। दालों में आत्मनिर्भरता, पता है आपको, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और ये 6 वर्षीय मिशन का लक्ष्य है। उड़द, तुवर और मसूर, इन 3 दालों पे बोल देगा कि इन 3 दाल कौन कौन से दाल का उल्लेख नहीं है बजट में। 6 वर्षीय मिशन है जिसमें उड़द है, मसूर है और तुअर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पंजीकृत किसानों में नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद। पंजीकृत किसानों से नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद। अब नाफेड और एनसीसीएफ क्या होता है, ये आप प्लीज सर्च करिए और देखिए क्या होता है। लास्ट तक मैं बता दूंगी हो सके तो। उपजाऊ में सुधार के लिए जलवायु अनुकूल बीजों का उपयोग। उपजाऊ में क्या करना है, सुधार के लिए क्या, जलवायु अनुकूल बीजों का उपयोग करना है। पहली बार क्या, उद्यम करने वाले के लिए योजना बनाई गई है। महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों के उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें 5 लाख नए उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का क्या करना, ऋण उपलब्ध करवाना है। और उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास, मतलब उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि वो क्या करें, अपने
मतलब वो अच्छे से कार्य करे, मतलब कोई भी उद्यम करे तो उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनका इसके लिए कार्यक्रम भी है। और देखा जाए तो नाफेड के बारे में हम बता देते हैं आपको, क्या है नाफेड का फुल फॉर्म क्या है। इन नाफेड का फुल फॉर्म जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरलिज्म ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, इज अ सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी किसमें, 2 अक्टूबर को हुई थी, 1958 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है प्रमोट कॉरपोरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को क्या करना, मतलब फार्मरों के लिए क्या करना, उसको लाभदायक बनाना है एग्रीकल्चर को, मूल रूप से देखा जाए तो। और फिर और क्या, बस यही है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर्स फार्मर्स वेलफेयर, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका क्या है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव्स है कि ये प्रोस मार्केटिंग तक इसका मतलब पहुंच करवाएगा डायरेक्टली फार्मर्स का। फिर है प्राइस सपोर्ट स्कीम है ये। ठीक है, और फिर सप्लाई चैन को मतलब कि मजबूत करेगा, स्टोरेज के लिए अच्छा करेगा, इसका काम है स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, वेयर हाउस वगैरह। फिर कस्टमर मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब बाजार उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन। और इसमें रिसेंट डेवलपमेंट यही जो है, ये 67th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई है NCUI न्यू दिल्ली में। ठीक है, 13 सितंबर 2024 को हुई है। कहाँ, ये दिल्ली में हुई है, इसकी इसकी बैठक हुई है। फिर है इसमें रबी खरीफ की फसल की बात करी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार बढ़िया से सर्च करके पढ़िएगा। और है NCFF, NCFF जो है, NCFF की NCCF, NCCF, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जान लिए, आप भी थोड़ा सा सर्च करिए और इसके बारे में पढ़िए। किसानों से जो है इसका इसके द्वारा क्या खरीद, एक संस्था है जो कि इसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो NCC है, इसका भी वही उद्देश्य होगा जैसे नेशनल कॉरपोरेटिव कंज्यूमर फेडरलिज्म ऑफ इंडिया है इसका लिमिटेड। ठीक है, कॉरपोरेटिव कंज्यूमर है, कंज्यूमर फेडरलिज्म है। और वो क्या था, कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरलिज्म, वो मार्केटिंग का काम करता है, ये कंज्यूमर से संबंधित है, मतलब कि जो उपभोग करता है, कस्टमर वगैरह। फिर इसकी स्थापना जो हुई थी NCCF का हो, ये 1965, सॉरी 1965 में हुई थी। और ये 16 अक्टूबर 1965 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है, कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, अफेयर्स में आता है। और ये है जो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर ये मल्टी स्टेट कॉरपोरेट सोसाइटीज एक्ट 2002, मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 एक्ट में आता है। इसका भी है कंज्यूमर कोऑपरेट मतलब को करना, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करना, प्राइस स्टेबल रहे हमेशा, और भी सारी चीज़ें हैं इसका, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। MSME ये तो पढ़ लिया हमने, उद्यम कला। और MSME परिभाषा ऋण पहुंच,
ये है उद्देश्य प्रौद्योगिकी और वित्त में एमएसएमई क्षमताओं को क्या करना, बढ़ाना है। एमएसएमई क्षमता को भी बढ़ाना है। एमएसएमई के लिए संशोधित निवेश और टर्नओवर सीमाएं, ठीक है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्या क्रेडिट कार्ड तक पहुंच। फिर है केसीसी आ गया अगला, केसीसी का विस्तार किया गया है। और डेयरी डेयरी उत्पादकों और मछुआरों को अल्पकालिक क्या ऋण प्रोवाइड करना इसके तहत, इसका उद्देश्य है। और फिर है 3 लाख से क्या करते 5 लाख कर दिया गया है। ऋण गारंटी निधि है, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऋण पहुंच में सुधार है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, ऋण गारंटी प्रणाली को मजबूत किया गया है और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई, विशेष क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ऋण गारंटी निधि मतलब, निधि मतलब क्या होता है भाई, पैसा होता है। ऋण को गारंटी निधि दी। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऋण पहुंच में सुधार। प्रमुख विशेषताएं जो है, ऋण गारंटी प्रणाली को मजबूत किया गया है, सूक्ष्म प्रणालियों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप के लिए क्या फंड दिए जाएंगे और क्या। स्टार्टअप परिस्थिति की मतलब कि इकोसिस्टम, स्टार्टअप के इकोसिस्टम को क्या करें, मजबूत किया जाएगा। और यह इसका विशेषता है कि स्टार्टअप वित्त पोषण और विकास को समर्थन देने के लिए कितना 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब पीछे पढ़ ले हैं, स्कूलों में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। बच्चों में क्या करें, रिसर्च की भावना को क्या करें, डेवलप करना है। अगला है, अगला टॉपिक है, अब देख सकते हैं आगे, 1 मिनट। हाँ, इसकी प्रमुख जो है विशेषता क्या है, अटल टिकरिंग का स्कूलों में 50,000 टिकरिंग लैब की स्थापना, ठीक है। अब पीएम स्वनिधि योजना, ये जिसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करे, ठीक है। स्वनिधि योजना, पीएम सड़क विक्रेताओं को क्या करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करने। इसका प्रमुख है विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधाओं और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया। आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता के लिए क्या है, कौशल विकास कार्यक्रम। और जल जीवन मिशन, ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है। अब प्रमुख विशेषता में क्या है, ये है 2028 तक ग्रामीण परिवारों को 100% कवरेज प्रदान करना, जलापूर्ति गुणवत्ता रखरखाव पर जोर देना है। इसकी प्रमुख विशेषता 2028 तक ग्रामीण परिवारों को 100% कवरेज प्रदान करना और जलापूर्ति की सुविधा और रखरखाव को पर जोर देना है। फिर है क्षेत्रीय संपर्क योजना, मतलब क्षेत्र को क्या, उड़ान 2.0, मतलब क्षेत्रीय संपर्क को क्या करें, कनेक्टिविटी को, मतलब सुविधा को क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे और क्या करेंगे। तो इसके लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार किया गया है और 120 नए गंतव्य तक विस्तार किया गया है। 120 क्या नए गंतव्य तक विस्तार है, मतलब 120 नए मतलब वो किए गए संपर्क, यातायात को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे हवाई अड्डों और हेलीपैडों का विकास किया जाएगा। मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, पहली बात कि हाँ भाई, पहले जो 10 घंटा लगता था अब 5 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, ऐसे मतलब यातायात को क्या करना, और भी मजबूत करना और बहुत ही कम समय में मतलब रास्ता को तय करने के लिए ये है, ठीक है। पीएम रिसर्च फेलोशिप, पीएम रिसर्च ये उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करे। प्रमुख विशेषता है आईआईएससी और क्या है आईआईईटी है, सॉरी, के लिए वित्तीय
सहायता में वृद्धि के लिए 10,000 फेलोशिप, इसका विशेषता ही 10,000 फेलोशिप दिया गया है। मतलब इन सब, मतलब साइंस प्रौद्योगिकी इन सब जो तकनीकी क्षेत्र में क्या कर रहे थे, फेलोशिप दिया जाएगा, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि हाँ भाई आप आओ, आप अनुसंधान करो, रिसर्च करो इसके लिए। फिर पीएम गति शक्ति योजना है। फिर ये उन्नत डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी ढांचे की योजना को बढ़ाएगा। और प्रमुख विशेषता बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूस्थानिक डेटा तक पहुंच है, भूस्थानिक डेटा तक पहुंच है। पर्यटन में रोजगार आधारित वृद्धि है, पर्यटन विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना। पर्यटन रोजगार मतलब पर्यटन जैसे कि कोई भी है, बोध गया ले लेते हैं या फिर दिल्ली का कोई भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का, जैसे आज का राम मंदिर ले लेते हैं अयोध्या, तो यहाँ पे उसके आसपास जब वो बना, उसके आसपास क्या होगा, डेवलप हो जाएगा उसके आसपास का क्षेत्र। इसकी वजह से टूरिस्ट आएंगे, यहाँ रहेंगे, देखेंगे, इसको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वही है पर्यटन में रोजगार आधार वृद्धि। मतलब पर्यटन, अगर पर्यटन का विकास किया जाता है तो क्या होता है, रोजगार वृद्धि होती है, बहुत लोगों का रोजगार मिलता है, जैसे गाइड के रूप में, वहाँ देखभाल के रूप में, बहुत सारी चीजें हैं, सुरक्षा के रूप में। तो यह प्रमुख होम स्टे व्यवसाय, होम स्टे मतलब कि होटल वगैरह के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके लिए कौशल दिया जाएगा, मतलब कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है। और मुद्रा ऋण, मतलब मुद्रा ऋण उनको, मतलब कि सस्ते ऋण दिए जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र के लिए ई वीजा विस्तार प्रोत्साहित किया गया है। मतलब इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या, ई वीजा विस्तार, मतलब वीजा देने की बात कही गई अन्य कंट्रीज को। फिर है अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25। भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य के बीच संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। महामारी के बाद 4 साल तक मजबूत विकास का अनुभव करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था मंदी के संकेत दे रही है। मतलब एक दिया हुआ है कि भारत में बदलते आर्थिक परिदृश्य, मतलब परिदृश्य मतलब कि आर्थिक जो है बैकग्राउंड बदला है, और एस्पेक्ट्स बदले हैं, और के बीच संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। और महामारी के बाद 4 साल तक मजबूत विकास का अनुभव करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था क्या, एक बार फिर मंदी की ओर संकेत दे रही है। जीडीपी का अनुमान है सांख्यिकी एनएसओ का अनुमान है कि भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2024 और 25 में कितना 6.4 की दर से बढ़ेगी, और वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% से कम है। मतलब उसका अनुमान है कि भारत का जीडीपी जो है 24-25 में 6.4 की दर से बढ़ेगी, और जो वित्त वर्ष 2023-24 में है वो 8.2 से कम है। और विनिर्माण सेवाओं में मंदी से विकास पर असर पड़ने की आशंका है। विनिर्माण सेवाओं में मंदी से विकास पर असर पड़ने की आशंका है। पहली 6 माही में 6% की वृद्धि का अनुमान है तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरी 6 माही में 6.8% की वृद्धि की आवश्यकता होगी। मतलब ये कह रहा है कि विनिर्माण सेवा में मंदी के विकास पर असर पड़ने की आशंका है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे मंदी का क्या, मतलब कि असर देखा जा सकता है। पहली 6 माही में कितना अनुमान है, 6% का, ठीक है। अब तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरी 6 माही में 6.8% की वृद्धि की आवश्यकता होगी। मतलब अगर पूरा ट्रैक पे लाना है तो दूसरी 6 माही में क्या 6.8% की वृद्धि होगी, तब जाके वो मतलब फुलफिल होगा। तो एनएसओ क्या हो जाता है, एनएसओ का मतलब, एनएसओ जानते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये क्या है देख लेते हैं।
NSO जो है, और फिर यहाँ पे IMF भी है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये क्या है? सेंट्रल एजेंसी है कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड डिसमेजिंग स्टैटिकल डाटा, मतलब ये विश्लेषण करता है डाटा का। और ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है जो है। ये इसका स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? ये 2019 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। 2019 में 2019 में स्टेबलाइज्ड हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये 23 मई 2019। और सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो है CSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, NSSO। मतलब ये दो है, दो एजेंसी है, ये जो है ना मर्ज हो गया है। जैसे सेंट्रल पहले CSO प्लस NSSO मर्ज होके क्या बन गया? NSO बन गया, ठीक। अगर इसका क्या है? नेशनल अकाउंट कंप्लीशन करना है, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडेक्स जारी करता है, एनुअल सर्वे करता है इंडस्ट्रीज का, और लेबर प्रोडक्ट फोर्स सर्वे करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब ये निकालता है, इकोनॉमिक सेंसस वगैरह कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब नोडल एजेंसी डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, यही वगैरह है। फिर है जो है, ये जो है चीफ स्टैटिक ऑफ इंडिया, मतलब ये जो है सेक्रेटरी ऑफ जो है ना, ये MOSPI ऑल्सो सर्व एज अ चीफ स्टैटिक ऑफ इंडिया। और देखा जाए तो इसका जो है, अगर हम IMF की बात करते हैं तो IMF भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो यहाँ पे IMF जो है 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगा है, जो उपभोक्ता मांग से आशावाद को दर्शाता है। उपभोक्ता मतलब कि जो हम जैसे उपभोग करते हैं, कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, उनके मांग पर डिपेंड करेगा कि कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो IMF की जो स्थापना हुई थी, IMF के जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कि कब? ये हुई थी 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ब्रेटन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1944, लेकिन ये जो है फॉर्म में आया था कब? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और फिर उसके बाद है, इसमें लगभग 190 से प्लस कंट्रीज शामिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये इसका फिर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मतलब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मतलब कि फुल फॉर्म है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या करता है ये? क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, मौद्रिक पॉलिसी को क्या करता है? उसको वो करता है, और इंश्योर करता है इकोनॉमिक क्या वर्ल्ड वाइड पूरे देश में स्टेबलाइज रहे। फिर है इतना ही नहीं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यही सब जो इंश्योर कर स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में वगैरह वगैरह। तो इसने ही निकाला है क्या? ये निकाला है कि जो है 7% की दर का अनुमान लगाया है उपभोक्ता मांग आशावाद को, मतलब ये है कि दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
मुद्रा वैश्विक जोखिम, मुद्रा मुद्रास्फीति वैश्विक जोखिम, खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है, जो आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और प्रतिकूल मौसम के कारण 7.5 से बढ़कर 8.4 हो गई है। अखाद्य मुद्रास्फीति मतलब कि हमारे पास 5 kg अनाज है, ठीक है, और इसमें कितना है, 100 लोग मांगने के लिए मतलब खरीदने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, मुद्रा, इसको ये क्या कह रहे हैं, मुद्रा खाद्य, खाद्य का क्या प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसको खाद्य मुद्रास्फीति कहते हैं। और वही है, बस इतना ही समझिए आप। फिर खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बन गया है, मतलब कि क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और प्रतिकूल मौसम के कारण 7.5 से बढ़कर कितना हो गया है, 8.4 हो गई है। खुदरा खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में कितना 5.4 से घटकर 4.9 अप्रैल सितंबर 2024 को हो गई है, जो वित्त वर्ष 2026 का आरबीआई के 4% के लक्ष्य को क्या करें, बढ़ रही है। भू राजनीतिक तनाव और व्यापार जोखिम चुनौतियां उन्नत करने के लिए एक रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। फिर अगला है अनुशासित संरचनात्मक सुधार, विनियमन हटाना, व्यापार में आसानी, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना है। विनियामक दक्षता में क्या करना, सुधार करना है। विनियमन हटाना, व्यापार में आसानी और सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और नियामक दक्षता में सुधार करना है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप को क्या करना है, कम करना है। अब जिससे क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप होगा तो व्यापार में आसान हो जाएगा, व्यापार आसान हो जाएगा। फिर लघु उद्यम को सशक्त करना है, जो छोटे छोटे लघु उद्योग है उसको सशक्त करना है, कि व्यवसाय के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। और फिर है घरेलू मांग को बढ़ावा देना, घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। घरेलू मांग को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, वैश्विक अनिश्चितता जो है, प्राइस गिर रहा है, उठ रहा है, इन सब का मुकाबला करने के लिए क्या किया जाए, बुनियादी ढांचा का विकास करेगा। अब बुनियादी ढांचा कौन करेगा, सरकार करेगा, सरकार इसके लिए सरकारी खर्च बढ़ेगी तो मतलब पूंजीगत व्यय क्या करे, बढ़ जाएगी। फिर अगला है चीन ने कृत्रिम सूर्य संलयन, संलयन मतलब होता है कि जैसे कि देखिए हीलियम है, ठीक है, ये H2 बनता है और टूटता है और जलता है, टूटता है जलता है, ठीक है, तो इस संलयन पर प्रक्रिया कहते हैं। और अनुसंधान में कीर्तिमान बनाया है, ये मतलब संलयन विधि, कृत्रिम सूर्य मतलब कि बनावटी सूर्य, मतलब कि इसको बनाया गया है खुद से, कोई रासायनिक क्रिया करवाई गई होगी तो कृत्रिम है, ठीक है, संलयन विधि द्वारा किया गया है, तो याद रखिए संलयन विधि अनुसंधान में कीर्तिमान बनाया है। चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक इष्ट, जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है, टोकामक कहाँ है, चीन में है, सुपर कंडक्टिंग टोकामक इष्ट जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है, ने क्या किया गया है, क्या किया है, आगे हम देखेंगे क्या किया है इसने, अब यही बताएगा। काफी अच्छा कंटेंट है, आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा, दिल लगा के। फिर है अगर है ये है फिर 1066 1000 मतलब 1066 सेकंड के लिए उच्च परिसीमा प्लाज्मा को या बनाए रखकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, और तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस पर तक बढ़ाए जाने वाली यह उपलब्धि 403 सेकंड के लिए पिछले रिकॉर्ड को पार कर दिया।
मतलब इसका जो पिछला रिकॉर्ड था ये कितना था, इतने सेकंड का था, 403, 403 सेकंड का था। अब कितना हो गया है, इसका अपने पहले रिकॉर्ड को क्या किया, तोड़ दिया और 1066 सेकंड तक ये जला है। कितना, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने वाली है उपलब्धि। ठीक है। फिर इष्ट परियोजना का अवलोकन है। इष्ट परियोजना का, इष्ट जो है सूर्य से संबंधित है, बोल देगा कि इष्ट परियोजना किस देश से संबंधित है, तो ये बोल देगा चीन से बोलना। ठीक है। इष्ट परियोजना किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। ये मत बोल दीजिए किसी और का, इष्ट का पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। इष्ट परियोजना किससे संबंधित, चीन से संबंधित है। और किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। चीन विज्ञान अकादमी द्वारा 2006 में विकसित प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए सूर्य की संलयन प्रक्रिया को दोहराना है। ठीक है। यह संलयन प्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अति गर्म प्लाज्मा को धारण करने के लिए अति चालक, अति मर्म है, गर्म है, सॉरी, गर्म प्लाज्मा को धारण करने के लिए अति चालक चुंबकों का उपयोग करता है। मतलब इसका बता रहा है क्या क्या उपयोग करता है। तो ये क्या करता है, अति गर्म प्लाज्मा, अति गर्म प्लाज्मा चुंबकों का प्रयोग करता है, अति चालक चुंबकों का। फिर है इष्ट जो है, ये है चुंबकीय प्रतिरोध प्रौद्योगिकी के आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करता है। सही बात है। तो उसके बाद है रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि, मतलब इसने क्या करा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है। तो ये है रिकॉर्ड में जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस इतना सेकंड उच्च स्तरीय परिसीमा प्लाज्मा बनाए रखा, जिसने 403 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड क्या कर तोड़ दिया। यह मील का पत्थर वाणिज्यिक संलयन बिजली संयंत्रों के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सही बात है। सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो ये बहुत ही मतलब उपयोगी हो सकता है, बिजली बनाया जाएगा। इस संलयन परियोजना के साथ तुलना कोरिया का, अब संलयन परियोजना के साथ तुलना करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो कोरिया का जो है तो के स्टार, के एस टी ए आर, के स्टार, के मतलब कोरिया, स्टार, के स्टार, स्टार मतलब तारा यानी कि सूर्य, प्लाज्मा को 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर रखा 2020 में। 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड, सोचिए। अब चीन कहाँ है, कितना कितना इससे दूर है। फिर फ्रांस का क्या है, आई टी ई आर 35 देशों को शामिल करने वाली वैश्विक संलयन परियोजना, जिसका लक्ष्य क्या है, 2035 तक है। और अगला पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रज्वलन। प्लाज्मा प्रज्वलन इस पे काम करता है। अति चालक चुंबकीय का प्रयोग है इसमें, सारी ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है। फिर ये इसका सफलता का महत्व, मतलब ये अगर बना लेता है तो क्या होगा। आपने पीछे ही पढ़ा कि सौर ऊर्जा है, तो इसे क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा, इससे विकसित होगा तो शून्य कार्बन उत्सर्जन ये होगा। नाभिकीय संलयन अनुसंधान में वैश्विक स्पर्धा मजबूत करता है नाभिकीय संलयन में। फिर है परमाणु संलयन में चुनौतियां क्या है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अत्यधिक गर्मी का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है। इतना बड़ा जो गर्म, मतलब इतना डिग्री सेल्सियस जो है, अगर इससे अधिक हो जाता है तो इसको जो इसकी तापमान को मतलब प्रबंध, मतलब होता है मैनेज करना, बहुत ही मतलब होता है कठिन है, कठिन हो सकता है और पता नहीं कुछ भी हो सकता है। फिर तीव्र विकिरण, मतलब उसके जो रेज आती है बहुत ही हार्ड, के विरुद्ध सामग्री अस्थायित्व, मतलब स्थायित्व उसको बनाए रखना, वो बहुत ही कठिन है। ऊर्जा दक्षता संबंधी मुद्दे, क्योंकि वर्तमान रिएक्टर जितनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उससे अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। ठीक है। फिर है प्लाज्मा अस्थिरता, जिससे सतत प्रक्रिया कठिन हो जाती है।
प्लाज्मा को जो है अस्थिरता है उसमें गुण, जिससे कि क्या करेगा, सतत प्रक्रिया मतलब कि निरंतर निरंतरता प्रदान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो ये हो सकता है। फिर है गुनेरी की अंतर्देशीय मैंग्रोव, मैंग्रोव वन जो होता है, मैंग्रोव वन जो होता है क्या, कहाँ जो होता है, लवणीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। लवणीय तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो सुंदरवन का डेल्टा में है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा में। गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव, गुजरात सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत कच्छ के गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया है। राज्य के कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया है। और भारत में मैंग्रोव का अनावरण, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र लाल सूची, रेड लिस्ट, 2000 रिपोर्ट 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को जारी की गई है। दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव के अनावरण का 3% भाग में है। मैंग्रोव अनावरण 54 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 4975 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.5 तक पहुंच गया है। जो है क्या था, पहले कितना था, 54 किलोमीटर था मैंग्रोव का आवरण, जो है 1.10% था, जो बढ़कर कितना हो गया है 4,975 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 0.715, सॉरी। मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, अभी तो बोला मैंने पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। इसके साथ गुजरात, फिर है अंडमान निकोबार। अब लगाने के लिए दीजिएगा तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, फिर गुजरात में कौन सा, गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव को भारत में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को लाल सूची में मतलब कि लिस्ट किया गया है। और पहले नंबर पे कौन सा है, वेस्ट बंगाल, फिर है गुजरात, फिर कौन सा, अंडमान निकोबार। फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान सहित भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 41.85% हिस्सा है। और गुजरात में क्या है, अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां मैंग्रोव क्षेत्र में 37 किलोमीटर वर्ग का इजाफा हुआ है। गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव एक दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र है। गुजरात के कच्छ में कच्छ में है, ठीक है। गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव 32.78 हेक्टेयर में फैला है। इसे भारत का अंतिम अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल बनाता है। विश्व स्तर पर केवल 8 में से एक है। और यह तटीय मैंग्रोव के विपरीत यह ज्वारीय समुद्री जल के संपर्क के बिना भी पनपते हैं। संभवतः इसकी उत्पत्ति क्या है, मायोसीन समुद्री अतिक्रमण प्राचीन सरस्वती नदी से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि तटीय मैंग्रोव के विपरीत ज्वारीय समुद्री जल के संपर्क में के बिना भी पनपते हैं, मतलब जल के संपर्क के बिना क्या ये पनप जाते हैं। और ये है क्या बोलते हैं इसको, मायोसीन उत्पत्ति जो है, मायोसीन समुद्री अतिक्रमण और सरस्वती नदी के क्या, सरस्वती नदी से हुई है। फिर पढ़ सकते हैं हम भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक परिस्थिति की विशेषता है, ये अरब सागर से 45 किलोमीटर दूरी, ठीक है, कोरी क्रिक, ये विवाद भी है, ठीक है, इसको विवाद
पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, जो कोरी क्रिक इधर ही है कहीं, इधर इधर ये छोटा सा है, कच्छ के क्षेत्र के पास पास है। तो ये कोरी क्रिक के पास है भूभाग है। समतल भूमि जो मैंग्रोव दलदल के बजाय जंगल जैसी दिखती है, जैसे विशिष्ट ज्वारीय कीचड़ का अभाव होता है। यह जलीय स्रोत है जो चूना पत्थर के भंडारण पर निर्भर है, जो भूजल को बनाए रखता है। ज्वारीय जल को कोई प्रवाह नहीं, पूर्णतः भूमिगत और जल संपर्क पर निर्भरता है। जैव विविधता के रूप में देखा जाए 20 प्रवासी पक्षी प्रजातियों और 25 निवासी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों के लिए क्या है, आवास है। 20 प्रवासी पक्षी और 25 निवासी, मतलब इसके लिए क्या है, आवास का काम करता है। और इसमें जो है एक चूना पत्थर के भंडारण पर निर्भर है, जो भूजल को क्या करता है, बनाए रखता है। और ज्वारीय जल को कोई प्रवाह नहीं, पूर्णतः भूमिगत जल संपर्क पर निर्भर है, मतलब जल स्रोत की बात करें तो। और यह जो है समतल भूमि मैग्रोव दलदल के बजाय जंगल जैसी दिखती है, ठीक है, लेकिन वास्तविक में दलदल ही होती है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, स्थानीय मौसमी और वन्य जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है। स्थानीय और मौसमी वन्य जीवन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM, सॉरी लिखा नहीं पा, NMM, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो जी थे, उन्होंने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का अनावरण किया। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का अनावरण किया, मैन्युफैक्चरिंग मिशन का अनावरण किया, और जिसका उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को क्या करना, मजबूत करना है। और विनिर्माण क्षेत्र किसका उद्देश्य क्या होगा, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है। और इसमें देखा जाए तो अवलोकन देखा जाए तो मेक इन इंडिया पहल भारत में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन पेश किया गया। और ये छोटे मध्यम बड़े उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना। यह मिशन केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों दोनों के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन रणनीति शासन तंत्र प्रदान करता है। मुख्य उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को मजबूत करना। आयात पर निर्भरता को क्या करेगा, कम करेगा, और इसके लिए क्या, घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगा। फिर MSME को ऋण उपलब्धता को 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए करके सहायता प्रदान करना है। MSME को 5 करोड़ से क्या कर 10 करोड़ रुपए क्या करेगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और आयात पर निर्भरता कम होगा, इसका उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चर जो कंपोनेंट्स आते हैं विदेशों से क्या होगा, उसकी जो आयात पर निर्भरता कम होगी। स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, और PV सेल, EV बैटरी, पवन टरबाइन, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर अगला है मुख्य विशेषताएं और महत्व, इसका क्या हो सकता है। तो मुख्य विशेषताएं में देखा जाए तो ये हो सकता है औद्योगिक अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला, मतलब अगर हम विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, तो क्या हो जाएगा, औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे इजीली, तो क्या हो जाएगा, औद्योगिक अवसंरचना क्या होगा,
उसका इकोसिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। और आपूर्ति श्रृंखला मतलब इसका पहुंच क्या होता है, अच्छा होगा। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना, विनिर्माण क्लस्टरों की क्या हो जाएगी, स्थापना होगी। और है खिलौनों के लिए, खिलौनों के लिए क्या, खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। इसका उद्देश्य है भारत को खिलौना विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, वैश्विक केंद्र। फुटवियर चमड़ा उद्योग योजना, फुटवियर चमड़ा उद्योग योजना, इसमें 22 लाख नौकरियां पैदा होने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। द फुटवियर चमड़ा उद्योग में 22 लाख, ये क्या है, जो चमड़ा उद्योग है, ये फुटवियर, ये है क्या है, मतलब कि श्रम प्रधान है, ठीक है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या है, श्रम प्रधान है, तो श्रम ज्यादा लगेगा, या फिर मशीन भी होगा, मशीन भी होगा मैन्युफैक्चर में, लेकिन श्रम भी होगा। खिलौनों के लिए है राष्ट्रीय कार्य, इसमें भी ये भी श्रम प्रधान है, वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा भारत को। मतलब देखा जाए तो इसको कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब कि चाइना क्या है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, चीन है। तो वैसे ही भारत भी बनेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे आत्मनिर्भर बन जाएगा, बहुत ही लाभ होगा, रोजगार भी मिलेंगे लोगों को। खाद्य प्रसंस्करण कृषि विकास, खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि फूड को क्या करना, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, क्या किया, प्रसंस्कृत किए जाते हैं इसको, ठीक है। और कृषि विकास, मूल्यवर्धित खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने के लिए बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, बिहार में की गई है, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है, बहुत अच्छी बात है। बिहार क्या है, एक एग्रीकल्चर मतलब बेस्ट इकोनॉमी है यहाँ का, मतलब एग्रीकल्चर क्या है, इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रधान राज्य है। तो बस इतना ही कहना था, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में NMP जो है, ये भारत के विनिर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति शुरू की गई है। इसका लक्ष्य जो है GDP में इस क्षेत्र के योगदान को क्या करना, 25% तक बढ़ाना और एक दशक के भीतर 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना। समझा है, मतलब GDP योगदान में क्या करेगा, 25% तक बढ़ाना है GDP में इसका योगदान, और क्या करना है, इसके 100 मिलियन नौकरियों को पैदा करना है। और है इस नीति का प्रमुख घटक जो है राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, जिसे निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। नीति तकनीकी उन्नति, कौशल विकास, सतत विकास पर भी जोर देती है, जिससे उद्योगों को वित्तीय लाभ, बुनियादी ढांचा समर्थन मिलता है। इस स्थिति का प्रमुख घटक राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, जिसे निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक उत्पादकता को क्या करेगा, बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और तकनीकी नीति तकनीकी उन्नति और कौशल विकास और सतत विकास पर भी जोर देती है, जिससे उद्योगों को वित्तीय लाभ और बुनियादी ढांचे का क्या होगा, विकास होगा। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी होगी, श्रम और कानून सुधार करना है, निर्यात विस्तार करना है, भारत को अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में क्या करना, स्थापित करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना शामिल है। मतलब इसका फोकस क्षेत्र है कि पहली बार व्यापार करने में आसानी हो जाएगी, फिर श्रम कानून सुधार होगा, मतलब श्रमिक जो है उनसे संबंधित कानून सुधार होगा। निर्यात में क्या होगा, विस्तार होगा, जब भारत ज़्यादा आपको मतलब मैन्युफैक्चर्ड करने लग जाएगा तो निर्यात भी कर सकता है। भारत को अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है, मतलब कि चाइना की तरह, और इसके लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को क्या करना, मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही हम देखते हैं भारत की भाषा पुस्तक योजना, ये पूरा घुमा फिरा के कहीं चीज पूछा है। भाषा पुस्तक योजना
तो इसका देखा जाए तो ये केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय पुस्तक योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है, पहले ही बता दिया है, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। इस पहल का उद्देश्य है क्षेत्रीय भाषाओं बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बहुमुखी मतलब बहुभाषी शिक्षा को समर्थन करना। अवलोकन में देखा जाए तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना एक पहल है जिसका उद्देश्य है विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराकर बहुभाषी शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य शिक्षा में भाषाई अंतर को पाटना, मतलब कि शिक्षा में भाषाई अंतर को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सीख सके, जिससे उनकी समझ धारणा में सुधार, तो वो अपनी भाषा में समझेंगे, अपनी मदर टंग में, तो अच्छे समझ पाएंगे और उसको फील कर पाएंगे, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव होता है मदर टंग से, तो इसलिए, और काफी अच्छे से वो सीख सकेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है इसका लक्ष्य। इस योजना में राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुरूप क्षेत्रीय भाषा और बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये ठीक है। लक्ष्य उद्देश्य क्या है, स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तकें और शैक्षणिक संस्थाएं विकसित करना, मतलब डिजिटल पुस्तकें क्या करना, वो करना है, और शैक्षणिक संस्थाएं जो है विकसित करना है। आगे देखते हैं इसमें क्या और क्या है। यह है विविध भाषाई पृष्ठभूमि के छात्रों को समर्थन देने के लिए अनेक भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को पहुंच सुनिश्चित करता है। स्टेम तो साइंस वाला से संबंधित है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, वाणिज्यिक, मानविकी संसाधनों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर हम तकनीकी शिक्षा को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है चीजें, इसको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, अगर मैं कोई बच्चा हरियाणी लैंग्वेज बहुत अच्छी समझता है, तो उसको हरियाणी लैंग्वेज में उसको बुक मिलेगा तो वो बहुत ही इजीली समझ जाएगा, ठीक है। और जैसे कोई भोजपुरी में है तो भोजपुरी का भाषा है, ठीक है, तो वो भोजपुरी में सीख जाएगा। वैसे ही कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, इन सब चीज़ों में भाषा उपलब्ध होंगे तो वो बहुत ही इजीली उसको एक्सेस कर पाएगा और मतलब समझ पाएगा। तो इसलिए इसका उद्देश्य यही है कि बच्चा को समझने पे है ना ज़्यादा, मतलब विचार होते हैं चाहे वो किसी भाषा में हो। तो ये है, तो अस्मिता पहल का समर्थन करता है। इसके तहत 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने की योजना है। मतलब अस्मिता योजना क्या करता है, मतलब बढ़ावा देता है, मतलब उसको समर्थन करता है। अस्मिता योजना के तहत ये है ना कि भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित मतलब करनी है, मतलब छापनी है। तो इतने सारे बच्चे लैंग्वेज पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में, कई लोग साहित्यकार निकलेंगे तो वैसे पुस्तकें निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें ये भी है कि अगर हम इतनी सारी पुस्तक डिजिटली वो कर रहे हैं तो इतनी सारी पुस्तक, इसका भी योजना पूरा हो जाएगा, तो ये इसको बल देता है। कार्यान्वयन और प्रमुख विशेषताएं, पूरे भारत में स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को लागू करेंगे और इसमें यूजीसी, एनसीईआरटी और अन्य नियामक निकायों के अंतर्गत आने वाले संस्थाएं शामिल है। और डिजिटल पुस्तकों को दीक्षा, ईपीजी पाठशाला और भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्मों पर होस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये है, अगला है एआई आधारित अनुवाद आवाज सहायता। एआई आधारित अनुवाद आवाज सहायता प्राप्त शिक्षण व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री को सक्षमता प्रदान करेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय जीन बैंक। अब जीन बैंक जो है, जीन को क्या करेगा, बैंक में संरक्षित करेगा, ठीक है, बैंक में। इसके लिए बैंक बना दिया है कि भाई जैसे आप अपना पैसा को मतलब रखते हो वैसे जीन को भी रख दो, कुछ पैसे देकर हमें। ये बस बिजनेस आइडिया है। इसमें देखते हैं क्या है। केंद्रीय बजट, सरकार ने विशेष प्रावधान के केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री जी ने भारत में
दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की योजना का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना और स्वदेशी पौधों और पशु पक्षियों की सुरक्षा करना, देश के कृषि और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना। देखिए, कोई भी जैसे कि कोरोना हो गया, ठीक है, ये आरएनए डिजीज था, ठीक है, तो देखा जाए तो सिंगल हेलिक्स बोलते हैं इसको, लेकिन मूलतः देखा जाए तो जो डीएनए आरएनए जो डिजीज होते हैं ना, ये ये डीएनए जो है ना डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसका एक और भाग होता है जो कि आरएनए में होता है, ठीक है। तो इस पढ़ेंगे आप, बहुत ऊपर का कंसेप्ट है ये कि डीएसआरएनए होता है ऐसे कुछ। तो जो भी है, आरएनए जो है ना बहुत ही परिवर्तन करता है खुद में, ठीक है? और आनुवांशिक जो होते हैं ये चीजें परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, पहले ही आरएनए के रूप में करते हैं खुद को, फिर आरएनए फिर करते रहता है अपना परिवर्तित। तो क्या है ना, मतलब लोगों के जीन को मॉडिफाई, जैसे होता है ना कि जीन आधारित जितने सारी बीमारियां हैं, जैसे कीमोथेरेपी की बात की जाती है या जीन थेरेपी की बात करी जाती है, या फिर कहीं जेनेटिकल डिजीज हो जाते हैं किसी को, तो क्या करेगा ये आनुवांशिक विविधता को क्या कर संरक्षित करेगा। तो किसकी कौन सी विविधता है इसको संरक्षित करेगा, ये चाहे पौधे की हो जाए, जंतु की हो जाए, या कोई प्रजाति है जो कि मतलब लुप्त प्राय है, उसको बचाया जा सकता है इसके तहत, उसके जीन को संरक्षित करके। कृषि से संबंधित हो गया है, जैव विविधता संरक्षण आदि सब, मतलब मनुष्य से लेकर सब चीज जो भी मतलब लुप्त हो सकता है या फिर कोई करवाना चाहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम जीन बैंक जो है, प्रथम, पहला तो ये दूसरा स्टार्ट करा गया है, ठीक है, अभी फिलहाल 2025 और 26 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान संसाधन अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, ICAR NBPGR की राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में सब 1996 में स्थापित की गई प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने तथा पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या है, भारत की प्राथमिक सुविधा प्रदान करती है। अगला देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण कार्यों में देखा जाए तो ये है, महत्वपूर्ण कार्यों में देखा जाए तो ये फसल जन द्रव्य के संग्रहण और भंडारण के लिए 12 क्षेत्रीय स्टेशन संचालित करता है। प्रजनन और अनुसंधान के लिए 15 जनवरी 2025 तक 0.47 मिलियन प्रवेश उपलब्ध होंगे। 4 संरक्षण विधियों का उपयोग करता है, जिसमें बीज जीन बैंक जो -18 डिग्री सेल्सियस दीर्घकालिक बीज भंडारण, ठीक है, ये दीर्घकालिक के लिए होता है, जो 18 डिग्री सेल्सियस पे मतलब संरक्षित किया जाता है। और ये जो है बीज जीन बैंक कहते हैं इसको। फिर है क्रायोजेनिक बैंक, क्रायोजेनिक जेन बैंक, मतलब क्रायोजेनिक मतलब होता है ये जो बहुत ही ठंडा, मतलब न्यूनतम तापमान इसका है 170 डिग्री सेल्सियस से 196 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। तरल नाइट्रोजन में पौधों के उत्तकों को संरक्षित किया जाता है, मतलब N2 जो है तरल हो, उसमें क्या पौधों के क्या उत्तकों को संरक्षित करता है। और इन विट्रो जीन बैंक जो है 25 डिग्री सेल्सियस नियंत्रित वातावरण में पौधों की संस्कृति को बनाए रखता है, ठीक है। इन विट्रो जीन बैंक 25 डिग्री सेल्सियस नियंत्रित वातावरण में पौधों की संस्कृति, मतलब कि उसके प्रजनन क्षमता को क्या कर बनाए रखता है, संस्कृति है, मतलब उसके जो गुण वगैरह है। फिर है फील्ड जीन बैंक, प्रजनन और अनुसंधान के लिए जीवित पौधों को संरक्षण करता है। मतलब ये देखा जाए तो मूल रूप से पौधों के लिए देखा जाए तो दिखा गया है पहला वाला जो था, ठीक है। पहला वाला क्या था, जीन जो था, पहला राष्ट्रीय जीन बैंक था, वो पौधों से संबंधित था और अनाज, बाजरा, फलियां, तिलहन, सब्जियों सहित विविध फसलों को सुरक्षा करता है।
अगर दूसरा जिन बैंक की बात करें तो ये है दूसरा जिन बैंक 10 लाख से अधिक जर्म प्लाज्मा लाइनों को संग्रहित करके भारत की आनुवंशिक संरक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहले जीन बैंक के लिए एक पूरक सुविधा के रूप में काम करेगी। ठीक है, इसका विशेषता है भारत की सबसे बड़ी आनुवंशिक आनुवंशिक संरक्षण सुविधा भंडारण को 0.74 मिलियन से अधिक बढ़ा रही है। मतलब भारत की सबसे बड़ी आनुवंशिक संरक्षण सुविधा भंडारण को 0.747 मिलियन से अधिक बढ़ा रही है। मतलब जो पहला था 0.47 मिलियन से अधिक, इसको क्या करें, मतलब इसको और विस्तार दे रही है। और आवास क्षति और अति दोहन के कारण होने वाले आनुवंशिक क्षरण को रोकता है। क्या करेगा ये? आवास क्षति मतलब कई कई प्रजातियों का मतलब पेड़ काट दिए जाते हैं तो कई लोग का आवास क्षति होता है उसका। फिर अति दोहन होता है उनका, उसके कारण आनुवंशिक जो है क्षरण होता है, उनको क्या रोकता है उसको। फिर देसी दुर्लभ पौधों की किस्मों को संरक्षित करना, जैसे कि कहा जाता है कि अगर विदेशी कोई प्रजाति लगाया जाता तो वो क्या करता है, वहाँ पे जगह बना लेता है और वहाँ का जो देसी जो पौधे थे वो क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, तो उनको संरक्षित किया जा सकेगा। आनुवंशिक संरक्षण प्रयासों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करना, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप के सहयोग से मतलब अच्छा खासा किया जाए करने की बात कर रही चली रही है। भारत के सीड वॉल्ट चांगलाप लद्दाख और स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे सहित वैश्विक पहलों के साथ क्या है, वैश्विक पहलों के साथ क्या, वैश्विक पहलों के साथ संरेखित है। भारत के सीड वॉल्ट चांगला लद्दाख, अब ऐसी जगह पे केंद्र बनाना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ठंडा है और थोड़ा ठंडा करने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया लद्दाख। लद्दाख में भारत में क्या है, चांगला लद्दाख और स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे पहलों के साथ संरेखित है। भावी अनुसंधान टिकाऊ कृषि के लिए फसल विविधता सुनिश्चित करते हुए बाहरी स्थानीय संरक्षण को बढ़ावा देना है।